हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम वर्ल्ड मैप को व्यू करने वाले हैं। वर्ल्ड मैप के बारे में वो सारे बेसिक फैक्ट्स हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप को व्यू कीजिए। देखिए, हमारे वर्ल्ड मैप में अगर वर्ल्ड में हम देखें, इस अर्थ के ऊपर देखें तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियन है। ये सबको पता है। 7 कॉन्टिनेंट्स में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आ गया अंटार्कटिका। अगर ओशियन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और यहाँ पर है आर्कटिक ओशियन और नीचे है सर्दर्न ओशियन। ये 5 ओशियन हो गए और 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब अगर हम डिवाइड करें, जो हमारा वर्ल्ड मैप है, जो हमारी अर्थ है, उसको डिवाइड करें तो 0 डिग्री जो है, जिसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, वो पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो नर्दर्न पार्ट नर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न पार्ट सर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें से कुछ फैक्ट्स निकलेंगे। नर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वो ज़्यादातर, उसमें लैंड मास ज़्यादा है कंपैरिजन टू वाटर। नर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है कंपैरिजन टू वाटर, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज़, वाटर का जो एरिया है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू लैंड मास। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, पहला स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट हम बात करते हैं कि नर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, मतलब अर्थ वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू वाटर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो नर्दर्न पोल है ना, वो डोमिनेट है वाटर के द्वारा। ये एक कॉन्ट्रास्ट वाला स्टेटमेंट हो गया कि लैंड मास ज़्यादा है नर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन फिर भी जो नर्दर्न पोल है वो डोमिनेट है वाटर के द्वारा। सर्दर्न पोल की, सर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो सर्दर्न हेमिस्फीयर डोमिनेट है वाटर बॉडीज़ के द्वारा, लेकिन जो सर्दर्न पोल है वो, उसके ऊपर जो अर्थ है उसका डोमिनेंस है, मतलब वाटर ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सर्दर्न पोल फिर भी ख़त्म होता है किसके साथ में? अर्थ के साथ में। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। अटलांटिक ओशन का आपको पता होगा कि अटलांटिक ओशन जो एस की शेप में पाया जाता है, मतलब एस शेप में है अटलांटिक ओशन। इसके अलावा अगर हम ओशन की बात करें तो देखो, जो इंडियन ओशन है वो एक लैंडलॉक्ड ओशन है, मतलब चारों तरफ से जो इंडियन ओशन है वो छोटे छोटे आइलैंड्स के थ्रू, यहाँ देखिए ये सारे जो कंट्री हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, ये सारे कंट्री छोटे छोटे कंट्री हैं। यमन, ओमान, ये देखो कतर, देखो ये सारे छोटे छोटे कंट्री हैं। तो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, ये जो इंडियन ओशन जो रीजन है वो डोमिनेंस है किसके द्वारा? इंडियन के द्वारा, इंडिया के द्वारा। और इसके अलावा जो इंडियन ओशन है एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर गिरा हुआ है। इसके अलावा किसी भी, जो कोई भी जो ओशन है उसका नाम किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमने देखा। और अगर सर्दर्न ओशन की हम बात करें तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे जो भी वाटर बॉडीज़ है वो सर्दर्न ओशन के नाम से जानी जाती हैं। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे जो भी वाटर बॉडीज़ है वो सर्दर्न ओशन के तहत जानी जाती है। तो ये हमने ओशंस के बारे में देखा और जो कॉन्टिनेंट्स है उनके बारे में बेसिक फैक्ट देखा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर है रॉकीज़ और यहाँ पर है एंडीज़। यहाँ रॉकीज़, यहाँ पर है एंडीज़। और इस एरिया में ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके इस एरिया में यहाँ पर है एटलस माउंटेन। यहाँ पर अगर हम देखें, जो यूरोप वाला साउथ पार्ट है मेडिटेरियन सी के, वहाँ पर है आल्प्स माउंटेन। कौन सा माउंटेन? आल्प्स माउंटेन। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया में देखिए ये है हिमालयन माउंटेन। तो ये जो माउंटेन्स हैं इनमें पीक जो है वो काफ़ी हाईएस्ट पाई जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकी पीक हाईएस्ट क्यों पाई जाती है। तो उसके 2 मेन रीजन हैं। एक मेन रीजन तो ये है कि ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्या कौन से माउंटेन्स हैं? फोल्ड माउंटेन्स। और दूसरा मेन रीजन ये है कि ये जो माउंटेन्स हैं वो यंगर फोल्ड माउंटेन्स हैं।
मतलब सबसे पहले तो आपको फोल्ड माउंटेन समझना होगा। किसी चीज़ के सिकुड़ने से जो कोई चीज़ बनती है वो होता है फोल्डिंग। मतलब किसी को आपने फोल्ड किया तब आपके सामने कोई संरचना आ रही है, कोई स्ट्रक्चर आ रही है, तो वो होगी फोल्ड। तो ये जो माउंटेन्स बने हैं वो दो प्लेट्स आपस में टकराई और उनके बीच में जो जगह थी वो फोल्डिंग होती गई, मतलब अर्थ की फोल्डिंग होती गई और फिर ये माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। और यंगर फोल्ड माउंटेन्स हैं तो इरोडेड अवस्था में नहीं है, इसकी वजह से इनकी जो पीक है वो काफ़ी पाई जाती है। अब इसके अलावा हम फोल्ड माउंटेन्स का ही उदाहरण देखेंगे, लेकिन वो है ओल्ड माउंटेन्स। मतलब फोल्ड माउंटेन्स में भी ओल्ड माउंटेन्स, जैसे यहाँ पर अमेरिका में बात करें तो इस एरिया में ये जो एरिया है वो है अपलेशियन माउंटेन। और यहाँ पर इंडिया में हमने पहले भी डिस्कस किया है अरावली के बारे में, तो ये अरावली माउंटेन रेंज पाई जाती है जो गुजरात से स्टार्ट होकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स, और रायसीना हिल्स में हमारे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ये जो अरावली और ये अपलेशियन पर्वत ये भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं और प्रेजेंट टाइम में इरोडेड फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का एक रूल है कि नथिंग इज़ परमानेंट, चेंज इज परमानेंट। मतलब हर समय जो चीज़ है वो चेंज है, हमेशा चीज़ बदलती रहती है। जहाँ पर आज हम हैं वहाँ पर हज़ारों साल पहले बहुत पता नहीं क्या था और हज़ारों साल बाद पता नहीं क्या होगा। तो कुछ भी चीज़ इस अर्थ के ऊपर फिक्स नहीं है, जो बना था वो बिगड़ेगा, जो बिगड़ा है वो दोबारा से कुछ नया वहाँ पर बनेगा। तो ये अर्थ का एक मेजर रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अरावली माउंटेन्स के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स को देखें तो अरावली माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है अरावली माउंटेन। ये जो अरावली माउंटेन है वो पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसका एक पार्ट है, ये बात ध्यान में हो गई। अब प्लेट्यू की अगर बात आई है तो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू, कैनेडियन सिल्ड, इसके अलावा ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, अफ्रीकन सिल्ड, ये जो प्लेट्यू हैं वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू हैं और ये बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिच पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी मिनरल्स की इनमें उपलब्धता है। तो ये हमने पूरे वर्ल्ड को एक अच्छे से एक व्यू करने की कोशिश की है और देखा है कि क्या क्या फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हमने वर्ल्ड मैप को अच्छे से व्यू किया। अच्छा, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है आज कि 2021 का प्रीलिम्स कौन कौन लोग दे रहे हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो इस साल अपीयर हो रहे हैं। उसके साथ में वो कौन सा ऑप्शनल चूज कर रहे हैं वो भी बताएं। साथ में अगर आप चाहते हो कि हम स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट करें तो कौन सा पार्ट स्टार्ट करें, कौन सा पार्ट आपका वीक है, या फिर स्टैटिक पोर्शन के अलावा आपको लगता है कि जो हमारे करंट अफेयर्स है 1 ईयर के उनको हम अच्छे से कंप्लीट करें। क्योंकि देखो प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया है 10 अक्टूबर को, तो हम चाहें तो हमारे जो भी फैक्ट्स है, जो भी हमारा करंट है, उन सबको हम रिपीट कर सकते हैं अच्छे से मंथली बेसिस के आधार पर। और मंथली में भी हर पॉइंट के, जैसे पॉलिटी का हमने अलग से डिस्कस कर लेंगे, एनवायरनमेंट अलग से डिस्कस कर लेंगे, ज्योग्राफी के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से प्लेसेज न्यूज में है वो हम डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग बना सकते हैं। और स्टैटिक पोर्शन में आप कौन सा पॉइंट चाहते हो कि ये डिस्कस किया जाए, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो वो सब कुछ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस साल आप अपीयर होने वाले हो अपने यूपीएससी के लिए, या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल आप कौन सा चूज कर रहे हो, ये सब कुछ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, इंडिया इन टच विद डोमिनिका ऑन चौकसीज रिपेट्रिएशन। देखो ये जो चौकसी है, मेहुल चौकसी और इनके भतीजे नीरव मोदी, इन दोनों ने ही इंडिया में काफ़ी बड़ा फ्रॉड किया था। और ये जो लोग हैं अब कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं उस एरिया में छुपे हुए हैं और उनके ऊपर उन जो एरिया के साथ में इंडिया के साथ टच में हैं वो कंट्रीज़, कैरेबियन आइलैंड्स वाले कंट्रीज़, और वो चाहते हैं कि इन लोगों को, मेहुल चौकसी को इंडिया में सौंपा जाए। लेकिन जिस कंट्री में ये हैं वो कंट्री चाहता है कि दूसरे कंट्री में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो देखो
ये तो नॉर्मल न्यूज़ हो गई। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड्स के कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे डोमिनिका हो गया, एंटीगुआ हो गया, बारबुडा हो गया। ये जो नाम है ये आपको पता होने चाहिए कि ये कंट्री कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कैरेबियन सी है, ये अटलांटिक ओशियन है और एक सारे के सारे कैरेबियन आइलैंड्स हैं। तो ये एंटीगुआ है, ये बारबुडा है यहाँ पर देखिए, और ये है डोमिनिका। तो ये आपको नाम अगर आते हैं प्रीलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं वहीं पर ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट न्यूज, ट्विटर डिफेमिंग इंडिया डिफाइंग लॉज सेज गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है वो अपने कंसर्न प्रकट कर रहा है कि आप जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में है और काफ़ी लंबे समय से आपने अपने यहाँ पॉपुलेशन को दे रखी है, उसको ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट रिवर्स में आरोप लगाती है ट्विटर के ऊपर कि ट्विटर जो है वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करना चाहता, अपना जो वर्क है उसको अच्छे से नहीं करना चाहता, इसलिए वो गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रहा है। US headquarter firm expressed concern over recent events regarding its employees in India and said it plans to advocate changes in core elements of the new IT rules and inhibit free and open public conversation. ट्विटर चाहता है कि लोगों के साथ में कॉन्वर्सेशन हो और फिर ये जो नई IT रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया का एक ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है हमेशा से फ्री स्पीच एंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को लेकर के। अगर हम पिछले सेंचुरीज की बात करें तो इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी में लोगों को पावर दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और इस तरीके से जो मिनिस्ट्री है वो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो कोशिश कर रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्नैच कर लिया जाए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन शॉर्टफॉल सेज गवर्नमेंट एडवाइज़र। हमारे जो गवर्नमेंट एडवाइज़र हैं डॉक्टर VK पॉल, उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है अगर वैक्सीन की शॉर्टफॉल हो रही है, वैक्सीन की कमी हो रही है, तो इसके लिए जो हमारे स्टेट है ना उनको इस तरीके से काम करना चाहिए कि सेंटर के साथ मिलकर के कोशिश की जाए कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है, जो अप्रूवल्स हैं, जो प्रोडक्शंस हैं, जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं वो इंडिया में आए तो इनमें सेंटर है वो मेजरली रोल प्ले करेगा, तो बहुत इजीली जो स्टेट हैं उनको भी वैक्सीन प्रोवाइड हो पाएंगी। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, यास जो साइक्लोन आया उसको लेकर के है। देखो, वेस्ट बंगाल और ओडिशा इससे काफ़ी इफेक्टेड हुआ है, तो उसमें डिस्कस करेंगे PM उनके साथ में कि क्या क्या डैमेज हुआ है और कितना इफेक्ट हुआ है। इसके अलावा फ्लड, जो उड़ीसा स्टेट है उसमें पहले साइक्लोन आया और अब वहाँ पर फ्लड भी आ सकती है। नेक्स्ट न्यूज, येट टू रिसीव ड्राफ्ट रेगुलेशन गवर्नमेंट। ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है जो हमारा लक्षद्वीप UT है उससे रिलेटेड। देखो, जो हमारे UT हैं जहाँ पर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे पुदुचेरी और दिल्ली को छोड़ करके जो लक्षद्वीप और भी UT हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट वो अधीन होते हैं। तो अब यहाँ पर पुदुचेरी वाला लक्षद्वीप वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर उनको अपॉइंट किया गया है, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश की है कि अगर किसी ने बीफ खाया तो उनके ऊपर काफ़ी क्या लगा दिया जाएगा, काफ़ी समय तक 7 साल तक उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का। इसमें ये जो नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए हैं उनमें नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर कोई बीफ का सेल करता है या फिर उसका कंजप्शन करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 7 ईयर्स की, और जिनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं, वो पंचायत इलेक्शन में खड़े नहीं हो सके। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने आप को ये पावर दी है कि उसके पास ये पावर है कि वो वहाँ पर जो ज़मीन है उसको एक्वायर करे और उस ज़मीन का अपने तरीके से यूज़ करे। तो इन सब को लेकर के वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं इस सब का। और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ऐसी UT
जिनमें खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ पर वो कुछ भी अगर जारी करते हैं तो वो होम मिनिस्ट्री को जाएगा, होम मिनिस्ट्री उसके बारे में रिव्यू करेगी सेंट्रल की और फिर जाएगा कैबिनेट, और कैबिनेट जब उसको अप्रूवल दे देगा तब वो बन जाएगा एक लॉ। तो अभी तक जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी तक इसके बारे में कुछ भी रिव्यू नहीं किया है। नेक्स्ट न्यूज, हमारे एक नए कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम जो नए सेक्रेटरी होंगे वो उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे और अब कॉमर्स सेक्रेटरी वो होंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, IBF टू कवर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो ब्रॉडकास्टर्स की एक अपेक्स बॉडी है उसने अपने आप को एक्सपेंड किया है। अब जो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी अपने अंडर लिया है और अपना नाम चेंज कर लिया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। देखो, जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी काफ़ी वैल्यू बढ़ गई। इन्होंने काफ़ी जो भीड़ है उसको अपने यहाँ पर लिया और इसी की वजह से ये जो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कवर करने की आवश्यकता थी। अगर IBDF की हम बात करें तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, और द डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल फॉर डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट न्यूज, देखिए, ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन June 1। देखो, ब्रिक्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होगी 1 जून को। अगर ब्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी उसमें डिस्कस किया जा सकता है स्पेशली कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर की बात की जा रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा WTO के साथ में मिलकर के, तो उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। टेररिज्म को लेकर के डिस्कस किया जा सकता है, कोविड-19 से कैसे हम निपटे उसको लेकर के डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन जो पर्सनल इश्यूज हैं कंट्रीज़ के, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करने की अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि डिस्कस होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में इशू है तो वो तो यहाँ डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना। तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में इसमें जुड़ा था, पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था स्टार्टिंग में, बाद में जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा कंट्री तो इसके बाद में इसका नाम, इसका एक्रोनिम हो गया ब्रिक्स। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट हैड क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑन प्राइवेसी। देखो, गवर्नमेंट ने जो अपने नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स निकाले हैं सोशल मीडिया को लेकर के, कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी अगर स्टेटमेंट आता है तो सोशल मीडिया अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसके बारे में डिस्क्लोज कर सकती है, उस यूजर की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में पता कर सकती है कि किसने ये सारी पोस्ट की हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि तो इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है उसमें आप इन्वेज कर रहे हो, उसको आप हनन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, वर्ल्ड कांट बी पार्ट वैक्सीनेटेड एंड पार्ट निग्लेक्टेड जयशंकर। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, वो US की विजिट पर गए हुए हैं। बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं उनकी पहली विजिट वहाँ पर है और UN के जो हेड हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। तो जयशंकर ने अपने ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर के अपनी बात रखी कि इस समय पेंडेमिक की वजह से पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोबल जो है वो इफेक्टेड है। तो हमें जब भी कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से उससे लड़ना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनाइट है। हम ऐसा इस चीज़ को फेस बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो पार्शली जो वर्ल्ड है वो वैक्सीनेटेड हो, जो पुअर कंट्रीज़ हैं जिनके पास में संसाधन रिसोर्सेज की कमी है तो वो अपने आप को वैक्सीनेटेड नहीं करवा पाएँ। तो इस तरीके का वर्ल्ड हम कभी नहीं चाहेंगे कि पार्ट वैक्सीनेटेड एंड पार्ट निगलेक्टेड। नेक्स्ट न्यूज, स्टेट सेंटर स्पार ओवर वेस्टेज। वेस्टेज की यहाँ पर बात की गई है कि बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें वेस्टेज, कोवैक्सीन की वेस्टेज काफ़ी हो रही है। जैसे अगर हम देखें तो झारखंड में 37% और छत्तीसगढ़ में 30%। इसके अलावा और भी स्टेट की यहाँ पर दे रखी है। तो नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें 6.3%, उससे काफ़ी ज़्यादा हायर वेस्टेज है इन स्टेट्स में। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्टेट को अवेयरनेस क्रिएट करना है। जो भी स्लॉट होता है उसको लेकर के देखो, पहले भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, पहले कोविन ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रहा था,
अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप साइट के ऊपर आकर के जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ आकर भी आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो आपको फटाफट वैक्सीन दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो बंदा अवेयर है, जिसको वैक्सीन लेनी है, वही तो आएगा ना हॉस्पिटल, उसी को वैक्सीन लेनी है। तो वैक्सीन को जो ख़राब होने के चांसेज हैं, क्योंकि एक बार आपने ओपन कर लिया तो उसके बाद में इनको रीयूज़ करना, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी समय तक आपने ओपन करने के बाद में इनको स्टोर कर लिया और बाद में आप देते जा रहे हो, तो इस तरीके से वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो जब लोग ऑन साइट आकर के वैक्सीनेशन साइट पर आकर के ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वैक्सीनेशन की वेस्टेज जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज देखो, ये जो पेज है फॉरेन पेज, इस पे 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंट है वायरस को लेकर के कि डब्ल्यूएचओ ने बोला था, अलग अलग थ्योरी दी थी। डब्ल्यूएचओ जब चाइना की विजिट पर गया था तो डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि कोविड-19 की जो उत्पत्ति है उसके कई कारण हो सकते हैं। स्पेशली उन्होंने 2 थ्योरीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि एनिमल्स के थ्रू, मतलब कोई ऐसा जानवर जिसने इफेक्ट किया किसी दूसरे जानवर को और वो जानवर जो ह्यूमन है उनके टच में रहता है तो वहाँ से फैल सकता है, किसमें, ह्यूमंस में, या फिर डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड हुआ है कोविड से उसने डायरेक्ट ह्यूमंस को ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर ऐसे जानवर जिनको कंज्यूम कर लिया गया जिसमें कोविड के कुछ पार्ट्स थे, कोविड के कुछ अवशेष थे, उनको लोगों ने कंज्यूम कर लिया तो इंडिया में आ गया, ह्यूमंस में आ गया, या फिर जो वुहान जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ पर रिसर्च हुआ और लैब से इसका लीकेज हुआ है। तो बाइडेन ने इसके ओरिजिन के बारे में, मतलब इंटेंस उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को रीडबल एफर्ट्स करने के लिए बोल दिया है कि आप कोविड-19 का जो ओरिजिन हुआ है उसको अच्छे से एनालिसिस करो कि क्यों जो वुहान सिटी है वहीं पर ये इमर्ज होकर के आया, क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्टैक्ट से आया हो या फिर लेबोरेटरी एक्सीडेंट से भी इसका लीकेज हो सकता है। अब मिस्टर ट्रंप ने ये बोला कि देखो, मैं तो पहले इसको चाइना वायरस ये बोला लेकिन लोगों ने मेरा विरोध किया, अब आप लोग भी तो लास्ट में उसी बात पर आ रहे हो। और भी बहुत सारी ऐसी स्टडी हुई हैं जिसमें ये बोला गया, जिसमें देखो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिसमें हार्वर्ड, येल और स्टैनफोर्ड के भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो लीकेज है वो एक एक्सीडेंटल लैब लीक है, मतलब जानबूझकर तो नहीं किया गया लेकिन एक्सीडेंटल लीक हो गया। क्योंकि देखो, जो वुहान में जो वर्कर्स काम कर रहे थे ना, वो सबसे पहले इफेक्टेड हुए थे इस कोविड की वजह से, मतलब वो लोग बीमार हुए थे, तो उसी को देख करके थ्योरी पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं कि वुहान को जो भी सपोर्ट करता था, जो भी वहाँ पर रिसर्च के लिए यूएस पैसे दे रहा था, अब यूएस वहाँ पर पैसे नहीं लगाएगा। चाइना ने अपनी तरफ से एक तरीके से, बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें अपनी तरफ से रिवर्स करने की कोशिश की है चाइना ने कि कोविड-19 को लेकर के ऐसा नहीं है कि हमने कोऑपरेटिव नहीं किया डब्ल्यूएचओ के साथ में मिलकर के। जब भी डब्ल्यूएचओ की टीम यहाँ आई, हमने अच्छे से सारे जो प्रूफ है, सारे जो थ्योरीज हैं वो उनको अवेलेबल करवाई। लेकिन ये भी आरोप है कि जब भी रिसर्च में गए तो चाइना के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो साथ मौजूद थे और ज़्यादा समय के लिए जो डब्ल्यूएचओ के जो मेंबर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको वहाँ पर ज़्यादा छोड़ा नहीं गया। नेक्स्ट न्यूज, गाजा अटैक में कंस्टिट्यूट वॉर क्राइम्स। यूएन जो ह्यूमन राइट्स चीफ है, जिनका नाम है यहाँ देखिए बेसलेट, उन्होंने हाई लेवल कंसर्न क्रिएट किया है कि गाजा के ऊपर जो भी अटैक हुआ और गाजा के ऊपर अटैक होने की वजह से जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, स्पेशली जैसे स्कूल वाला एरिया, हॉस्पिटल वाला एरिया, जो लोगों के घर है उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये गलत है। गलत करने का इजराइल ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था वार क्राइम्स के लिए, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया गया। तो इस तरीके से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जो अटैक किया गया क्या रियल में वहाँ पर टेररिज्म को या फिर ऐसे कुछ गलत इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ होती थी जो एक तरीके से वॉर को प्रमोट कर रही थी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।